नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ साहित्य की दुनिया में उस प्रश्न के बारे में जो निरंतर हमेशा बहस का मुद्दा रहा है कि साहित्यकार का व्यक्तिगत जीवन और उसका सामाजिक परिवेश साहित्य के निर्माण में किस तरह की भूमिका निभाता है। इस प्रश्न पर लगभग हर एक साहित्यकार ने, विचारक ने चिंतन मनन जरूर किया होगा। हिंदी की महान लेखिका महादेवी वर्मा, जिन्होंने अनेक विधाओं में साहित्य रचना की, उन्होंने साहित्य की रचना प्रक्रिया के बारे में अपने विचार अपने निबंधों में, अपने भाषणों में प्रस्तुत किए हैं। उनका एक निबंध है साहित्यकार, व्यक्ति और समष्टि, जिसमें इस प्रश्न पर इसके हर एक आयाम को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है। तो प्रस्तुत है निबंध साहित्यकार, व्यक्ति और समष्टि। सृजन की दृष्टि से व्यक्तिगत होने पर भी साहित्य अपने रचनाकार के अनुरंजन मात्र तक सीमित नहीं रहता। जिस प्रकार भाषा में वक्ता और श्रोता दो की स्थिति स्वयं सिद्ध है, उसी प्रकार साहित्य में दूसरा पक्ष अंतर्निहित है। प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में साहित्य की उत्कृष्टता की कसौटी उसकी व्यापकता ही मानी गई है, और यह व्यापकता स्वयं व्यक्तिगत रुचि वैचित्र्य का निषेध है। मनुष्य एक विशेष सामाजिक परिवेश में उत्पन्न होता है। कुछ संस्कार उसे परिवेश से उत्तराधिकार में प्राप्त होते हैं और कुछ उसके मधुर कटु अनुभवों से बनते हैं। उसके कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं और कुछ समष्टिगत दायित्व, जिन्हें वह सामाजिक प्राणी होने के नाते स्वीकार करता है। व्यक्तिगत स्वार्थ और समष्टिगत स्वार्थों में संघर्ष की संभावना जिस सीमा तक कम होती जाती है, उसी सीमा तक हम किसी समाज को और उसके सदस्यों को संस्कृत कहते हैं। मनुष्य की महानता उसके दायित्व की विशालता का पर्याय है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का स्वार्थ समाज विशेष के स्वार्थ में ही लय नहीं हो जाता, वरना मानव समष्टि के स्वार्थ या हित से एकाकार हो जाता है। मनुष्य केवल प्राण संवेदन युक्त जीव ही नहीं है, वह असंख्य मानसिक संभावनाओं तथा संवेदन के विविध स्तरों का संघात है। बुद्धि की सचेतन प्रक्रिया और अंतःकरण की वृत्तियों में सामंजस्य लाने का सचेतन प्रयास तथा उसके आनंद की अनुभूति उसकी अपनी विशेषता है, जो उसे शेष जीव सृष्टि से भिन्न कर देती है। केवल शारीरिक यात्रा के साधन तथा आत्मरक्षण की सहज चेतना उसमें अन्य प्राण संवेदन युक्त जीवों के समान होना स्वाभाविक है, परंतु अपनी सामान्य स्थिति से असंतोष, अज्ञात स्थिति विषयक जिज्ञासा, अनुभूत तथ्यों के आधार पर सर्वथा अनुभूत सत्यों तक पहुंचने का प्रयास, इस प्रयास में आनंदमय स्थिति की परिकल्पना, अप्राप्त लक्ष्य में आस्था, इन विशेषताओं के कारण ही वह विशिष्ट है। अपनी इस विकास निष्ठ क्रिया को अबाध रखने के लिए वह अपने बौद्धिक और मानसिक स्तरों का संगठन तथा संशोधन नए नए प्रकारों से करता आ रहा है। अपने सहज प्राप्त परिवेश से ही संचालित न होकर वह उस पर अपने अंतर जगत को भी प्रतिफलित करता चलता है। इस प्रकार उसकी गति से भौतिक विश्व की एक मानसिक सृष्टि भी होती आ रही है। दर्शन, धर्म, विज्ञान, कला, साहित्य सभी ने जीवन के इस दोहरे विकास में योग दिया है, पर मनुष्य की व्यक्ति और समष्टिनिष्ठ तथा बुद्धि और भावनिष्ठ अभिव्यक्तियां साहित्य की अधिक ऋणी हैं। जीवन को समग्रता से स्पर्श करने के कारण तथा बुद्धि और अंतःकरण की विभिन्न वृत्तियों को संश्लिष्ट करने की क्षमता के कारण साहित्य सहज ही मनुष्य के रहस्य का उद्गीत बन गया है। यह तो सर्वस्वीकृत है कि साहित्य सृजन का कार्य ऐसे व्यक्ति कर पाते हैं जिन्हें उनके परिवेश तथा बुद्धि अंतःकरण की वृत्तियों ने उपयुक्त साधनों से संपन्न कर दिया है। वे न अमानव हैं न अतिमानव, प्रत्युत विकास के ऐसे बिंदु पर सामान्य मानव हैं कि जीवन और परिवेश में अव्यक्त हलचल भी उनकी अनुभूति में व्यक्त हो जाती है। साहित्य को चाहे किसी ने जीवन का अनुकरण माना हो, चाहे कल्पना सृष्टि, चाहे जीवन नीति का संचालक कहा हो, चाहे सौंदर्य बोध मात्र, परंतु उसके सृष्टा की विशिष्ट प्रतिभा को
सभी ने स्वीकार किया। केवल अभ्यास से उत्कृष्ट साहित्य सृजन संभव है, यह आज का वैज्ञानिक युग भी स्वीकार नहीं करता। अन्य अतीत युगों की चर्चा ही व्यर्थ है। ऐसी स्थिति में साहित्य को व्यक्तिगत रुचि मात्र मान लेना उसके युगांतर व्यापी प्रभाव को अस्वीकार करना है। साहित्य विशेष व्यक्तित्व का परिणाम है, इसी अर्थ में उसे व्यक्तिगत कहा जा सकता है, परंतु इस अर्थ में मानसिक ही नहीं, भौतिक विकास भी वस्तुनिष्ठ रहेगा। विकास के रहस्यमय क्रम में एक वस्तु विकसित होकर विकसित करती है और इसी विकास की परंपरा अबाध चलती हुई विकास का मानदंड निर्मित करती है। अपने सृजन से साहित्यकार स्वयं भी बनता है, क्योंकि उसमें नए संवेदन जन्म लेते हैं, नया सौंदर्य बोध उदय होता है और नए जीवन दर्शन की उपलब्धि होती है। सारांश यह है कि वह जीवन की दृष्टि से समृद्ध होता जाता है। इसी से साहित्य सृष्टि का लक्ष्य स्वांत सुखाय का विरोधी नहीं हो सकता, पर यह क्रिया अपने कर्ता को बनाने के साथ साथ उसके परिवेश को भी बनाती चलती है, क्योंकि समष्टि में इन्हीं नवीन संवेदनों, सौंदर्य बोधों और विश्वासों का स्फुरण होता रहता है। फूल का विकास अपनी ही रूप रंग रसमयता नहीं है, क्योंकि वह अपनी मिट्टी और परिवेश का संयोजन संवर्धन भी करता है। पौधा मिट्टी, धूप, पानी आदि नहीं बनाता, परंतु इनकी सम्मिलित शक्तियों का रसायन ग्रहण कर स्वयं बनता और उसे व्यक्त करके अपने परिवेश को नवीन रूप रंग रसमय बनाता। मूर्तिकार न पाषाण बनाता है न छेनी का लोहा, वह केवल प्राकृतिक उपादानों और उनकी शक्तियों को संयोजित कर अपनी मानसिक सृष्टि को साकार और प्रत्यक्ष कर स्वयं संतोष पाता तथा समष्टिगत परिवेश का संवर्धन करता है। संगीतकार भी स्वरों का और तारों की धातु का सृजन नहीं करता। चित्रकार भी प्रकृति में बिखरे रंग रेखाओं का सृष्टा नहीं है। नृत्यकार भी गति का सृजन नहीं करता। शिल्पी पाषाण में अव्यक्त आकारों को व्यक्त आकार देकर, चित्रकार प्रत्यक्ष रंग रेखाओं के संयोजन में किसी अंतर्निहित सामंजस्य को अवतार देकर और नृत्यकार विश्व में व्याप्त गति को जीवन की विविध चेष्टाओं में छंदायित कर जो सृजन करता है, वह व्यक्ति सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि न माध्यम व्यक्तिनिष्ठ है और न बौद्धिक प्रक्रियाएं और मानसिक वृत्तियां केवल उसकी हैं। इसी से मनुष्य की अव्यक्त संभावनाएं तथा संवेदन किसी न किसी बिंदु पर सबके हो जाते हैं और सबके हो जाने में ही उनकी कृतार्थता है। व्यक्ति से जिस सत्तागत अभिव्यक्ति अथवा अस्तित्वगत विशेषता का बोध होता है, वह भौतिक जगत से अधिक संबद्ध है, परंतु ज्यों-ज्यों हम उसके भीतर प्रवेश करते हैं, त्यों-त्यों ये कठिन रेखाएं गल गल कर तरल होने लगती हैं। दो पत्ते भी एक समान नहीं हैं, पर दो मनुष्य आकृति में भिन्न होकर भी संवेदन के एक स्तर पर समान हैं। इस मूलगत एकता के कारण ही साहित्यिक उपलब्धियां कालांतर व्यापिनी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में साहित्य के सृष्टा मात्र ही उसके उपभोक्ता कैसे माने जा सकते हैं? जीवन के परिष्कार और परिवर्तन के हर अध्याय में साहित्य के चिन्ह हैं, अतः उसे व्यापक सामाजिक कर्म न कहना अन्याय होगा। पर जब हम उसे विशेष सामाजिक कर्म मान लेते हैं, तब यह समस्या मानसिक क्षेत्र से उतरकर सामाजिक धरती पर प्रतिष्ठित हो जाती है और उसका समाधान नए रूप में उपस्थित होता है। यदि विशेष सामाजिक कर्म व्यक्ति का व्यष्टि को दान है, तो वह देने वाले और पाने वाले के मानसिक तथा भौतिक परिवेश के अनुसार ही कम या अधिक महत्व पाता है। परंतु यह स्वीकार कर लेने पर कि साहित्य सृजन व्यक्तिगत रुचि मात्र न होकर महत्वपूर्ण सामाजिक कर्म है, साहित्यकार की समस्या सामाजिक प्राणी की और विशेष कार्यक्षम सामाजिक सदस्य की समस्या हो जाती है। समाज केवल भीड़ का पर्याय नहीं हो सकता। समाना अजंती, समान संचरणशील व्यक्ति समूह ही समाज है। इन व्यक्तियों में व्यक्तिगत स्वार्थ की समष्टिगत रक्षा के लिए अपने विषम आचरण में साम्य उत्पन्न करने वाले समझौते की स्थिति अनिवार्य रहेगी। व्यक्ति और व्यक्ति के स्वार्थों में संघर्ष की संभावना ज्यों-ज्यों घटती जाती है, त्यों-त्यों व्यक्ति का परिवेश समष्टि के परिवेश तक फैलता जाता है और पूर्ण विकसित समाज में व्यक्ति के संकीर्ण परिवेश की कल्पना ही कठिन हो जाती है। मनुष्य अपनी क्रियाशीलता को समाज को निवेदित कर देता है और अपने इस समर्पण से
वह स्वयं एक विशाल और निरंतर सृजन का अंशभूत हो जाता है। पर स्वस्थ समाज में व्यक्ति की क्रियाशक्ति की स्वाभाविक परिणति जीवन के उत्तरोत्तर विकास की सुविधा ही रहती है। जब ऐसा तारतम्य नहीं रहता, तब ऐसी विच्छिन्न क्रिया भी कभी विद्रोह का पर्याय मानी जाती है और कभी अपराध की संज्ञा पाती है। स्वयं को शासित रखने के लिए समाज एक विधि निषेधमय विधान रखता अवश्य है, पर वह संचालित ऐसे अलिखित विधान से होता है जो परंपरा, रुचि, आस्था, संस्कार, मनोराग आदि का संश्लिष्ट योगदान है। पूर्ण से पूर्ण समाज भी व्यक्ति के जीवन को सब ओर से नहीं घेर सकता, क्योंकि मानव स्वभाव का बहुत सा अंश समाज की विधि निषेधमयी सीमा रेखा के बाहर मुक्त और उसकी दृष्टि से ओझल रहता है। मनुष्य के जीवन का जितना अंश नीति, शिक्षा, आचार आदि सामाजिक संहिताओं के संपर्क में आता है, उतना ही समाज द्वारा शासित माना जाएगा। समाज यदि मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है, तो मनुष्य भी केवल क्रियाओं का संघात नहीं है। दोनों के पीछे सामूहिक तथा व्यक्तिगत इच्छा, हर्ष, विषाद आदि की प्रेरणा रहती है। आचरण को सेना के समान कवायद सिखा देना ही जीवन नहीं है, वरना कर्म को प्रेरित करने वाले मनोविकारों के उद्गम खोजकर उनमें विकास की अनुकूलता पा लेना जीवन का लक्ष्य है। साहित्य का उद्देश्य समाज के अनुशासन से बाहर स्वच्छंद मानव समाज में उसकी मुक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए समाज के लिए अनुकूलता उत्पन्न करना है। साहित्य एक और विधि निषेध से बाहर उड़ने वाले मानव मन को समष्टि से बांधकर उसकी निरुद्देश्य उड़ान को थाम लेता है, और दूसरी ओर समाज की दृष्टि से ओझल मानव स्वभाव की विविधताओं को उसके सामने प्रस्तुत कर सामाजिक मूल्यांकन को समृद्ध करता है। इसी प्रकार निर्बंध कुछ बंध जाता है और बद्ध के बंधन कुछ शिथिल हो जाते हैं। मनुष्य को अपने लिए विशेष वातावरण ढूंढने नहीं जाना पड़ता। वह एक विशेष परिवेश में जन्म लेकर अपने विकास के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं से परिचित और अनुशासित होता चलता है। जैसे उसे सांस लेने के लिए वायु अनायास मिल जाती है, उसी प्रकार समाज का दान भी अयाचित और अनजाने ही उसे प्राप्त हो जाता है। जब तक वह अपने आप को जानने की स्थिति में पहुंचता है, तब तक समाज उसे एक सांचे में ढाल चुकता है। परंतु यदि मनुष्य अपने इसी निर्माण से संतुष्ट हो सके, तो उसमें और जड़ में अंतर ही क्या रहेगा। न्यायासन पर दंड पुरस्कार का वितरण करने वाले न्यायाचार्य के कार्य के विषय में उसे संदेह नहीं है, और समाज की नई पीढ़ी को परंपरानुसार शांत दांत बनाने में लगे हुए शिक्षा शास्त्री के कार्य का भी उसके पास लेखा जोखा है। समाज ने इन विविध कार्यों को अधिकारी व्यक्तियों को स्वयं सौंपा है, और उन कर्तव्यों के विषय में एक परंपरागत शास्त्र भी पूर्व निश्चित है। वे कैसे करते हैं, यह दूसरा प्रश्न है, परंतु वे क्या करें और क्या ना करें के विषय में दुविधा नहीं है। कठिन दंड के पात्र को दंड कम मिले या न मिले, यह मतभेद का विषय हो सकता है, परंतु दंड मुक्ति विधान समाज स्वीकृत है और न्याय का कार्य समाज द्वारा किसी को सौंपा गया है। प्रत्येक सामाजिक संस्था समाज का अंग है, और वह मनुष्य के जीवन के उन्हीं अंशों से संबद्ध रहती है जिन पर समाज की सत्ता है। मानव स्वभाव का जो अंश समाज के विधि निषेध की परिधि से बाहर अस्तित्व रखता है, उसके लिए सामाजिक संस्था नहीं बनाई जा सकती। इस अभिव्यक्ति से पहले अनुभावक की शक्तियों से और उसकी अनुभूति की तीव्रता से समाज अपरिचित रहता है, और यह अपरिचय एक सीमा तक व्यक्ति और समाज को दो परस्पर विरोधी पक्षों में भी खड़ा कर सकता है। साहित्य समाज की अपराजेय शक्ति है, पर क्या उसी प्रकार निर्झर पर्वत की अपराजेय शक्ति नहीं है? क्या पर्वत की शक्ति होने के कारण उसे उसकी कठोर शिलाओं से संघर्ष नहीं करना पड़ता? पर्वत से सर्वथा अनुकूल स्थिति रखने के लिए तो प्रपात को जमकर शिलायित होना पड़ेगा। संतान का जन्म माता की पीड़ा का भी जन्म है। इसी प्रकार साहित्य भी समाज में समाज के लिए निर्मित होकर भी उसमें कोई उद्वेलन, कोई असंतोष उत्पन्न करता ही है। ऐसी स्थिति में समाज साहित्य को सामाजिक और श्रेष्ठ सामाजिक कर्म के रूप में स्वीकार न करे तो आश्चर्य की बात नहीं। जिस युग में समाज की दबी हलचलें उसके अन्य क्षेत्रों में भी कुछ असंतोष उत्पन्न करने लगती हैं, उसमें साहित्य सहज नेतृत्व प्राप्त कर लेता है। परंतु जिन युगों में समाज के अवचेतन मन पर
जड़ता का स्तर कठिन हो जाता है, उनमें साहित्य को या तो स्वयं भी जड़ता का स्तर ओढ़ लेना पड़ता है या अकेले जूझना। परंतु कभी कभी साहित्यकार की भावित मानसी सृष्टि के सौंदर्य से उसका युग इतना अपरिचित रहता है कि उसे आत्मीयता नहीं दे पाता और परिणामतः उसे व्यक्ति वैचित्र्य कहकर मुक्ति पा लेता है। भवभूति ने ऐसी ही दुर्वह स्थिति को उत्पश्यतेस्ति मम कोपि स्मान धर्मा कहकर व्यक्त किया है। समग्र तथा संश्लिष्ट जीवन लक्ष्य होने के कारण ही साहित्य किसी एकाकी लक्ष्य से संबद्ध होकर सीमित हो जाता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह जीवन के किसी भी क्षेत्र के मूल्यों का विरोधी है। दोस्तों, ये था महादेवी वर्मा का बहुत ही सुविचारित निबंध, जिसमें उन्होंने साहित्य की रचना प्रक्रिया के सवालों को बहुत गहराई से और सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत किया है। साहित्य का जो सामाजिक सरोकार है और एक साहित्यकार के व्यक्तित्व में किस तरह से उसका सामाजिक परिवेश प्रस्तुत होता है, उसकी रचनाओं में कैसे वो अभिव्यक्त होता है, इस साहित्यकार जिस तरह से अपने परिवेश को अनुभव करता है और फिर उसको व्यक्त करता है, इसी प्रक्रिया में स्वयं साहित्यकार का विकास होता है और इसी प्रक्रिया में वह जो उसका प्रतिदान है उसको देता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह निबंध पसंद आया होगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। मिलते हैं किसी और इसी तरह के विचारोत्तेजक निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।